देखिए, अभी तक हम लोग ने PSL तरंगों के बारे में पढ़ा था, और ये PSL तरंगे जो होती हैं इनके बारे में हम लोग ने जो है डिफाइन किया था कि पी वेव्स क्या थी। जैसे हम लोग ने डिफाइन किया था कि इनको पुश वेव्स भी कहा जाता था, ये प्राइमरी वेव्स थी, और इनको साउंड वेव्स भी कहा जाता था। उसी तरह से एस वेव्स को अगर हम कहेंगे तो वो सेकेंडरी वेव्स कहलाती थी, और ये तरंगे जो होती थी ये जल में उत्पन्न होने वाली तरंगों के समतुल्य थी, इक्विवेलेंट थी, इसलिए इनको वाटर रिपल्स के इक्विवेलेंट माना जाता था। और इनको प्रकाश तरंग की भांति तरंग भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? प्रकाश तरंग तो नहीं कह सकते थे, उसकी वजह यह थी क्योंकि एस तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, और जबकि लाइट वेव्स जो होती हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने की वजह से जो है आपके उनको हम प्रकाश तरंग नहीं कह सकते। लेकिन प्रकाश तरंग की भांति तरंग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इनका जो मार्ग होता है, पाथ होता है, वो पाथ सेम होता है। जो पाथ, जिस पाथ पर ये चलती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में चल करके ट्रांसवर्स मोड पर चलती हैं, तो वही सेम जो है आपके एक तरह से ट्रांसवर्स वेव का जो है आपके पाथ होता है जिस पर जो है प्रकाश तरंग चलती थी। इसलिए इस तरंगों को हम प्रकाश तरंग की भांति तरंग भी कहते हैं, लाइक लाइट वेव्स। और इनके वजह से क्या होता था? भूकंप के द्वारा होने वाला जो विनाश था वो आपके एक तरह से उस भूकंप की क्योंकि तीव्रता बढ़ जाती थी, इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, अब भूकंप का विनाश का आधार बनने लगता था। विनाश तो नहीं होता था, डिस्ट्रक्शन तो नहीं होता था, लेकिन विनाश का आधार बनने का मतलब क्या हुआ? जमीन का फट जाना, दीवारों में दरारें उत्पन्न हो जाना, फिर प्लास्टर का टूटना, जो प्लास्टर्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है, पृथ्वी का कुछ ऊपर उभर जाना, जमीन का धंस जाना, तो ये सब जो है आपकी चीजें हुआ करती है। इसलिए इन तरंगों को, इस तरंगों को विध्वंसक तरंग के नाम से जाना गया था, डिस्टॉर्शनल वेव्स। और एल जो वेव्स थी उनको क्या कहा गया था? ये जो है आपकी लॉन्ग वेव्स थी, दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली तरंगें थी जो कि लो फ्रीक्वेंसी की होती थी। ये सिर्फ पृथ्वी की सतह के ऊपर ही आती थी और अंदर की तरफ नहीं जाती थी। तो इस तरह की जो तरंगें होती हैं, इनको अगर हम लोग जो है आपके डिफाइन करें तो ये तरंगें बहुत ज्यादा ऊर्जा लेकर के आती हैं, एनर्जी ज्यादा बचा पाती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके ऊपरी सतह तक आते आते धीमी गति से आती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता। सबसे ज्यादा लॉस पी तरंगे करती हैं, इसलिए सबसे कम ऊर्जा बच पाती है उनके पास। फिर उससे कम लॉस करती हैं एस तरंगे, और सबसे कम लॉस करती हैं एल तरंगे। तो एल तरंगों का लॉस जो ह्रास होता है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से ऊपरी भागों तक पहुंचते पहुंचते उनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो एल वेव्स जो थी इनके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती थी, सतह पर पहुंच करके खत्म नहीं होती थी ऊर्जा, बल्कि पूरे सतह पर फैलाती थी। सतह पर ऊर्जा फैलाने का काम जो है इनका होता था, इसीलिए इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था सतह तरंगे, सरफेस वेव्स। तो इनको सरफेस वेव्स के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी की सतह के जो है चारों तरफ ऊर्जा को फैलाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी तरंगे हैं इनको तृतीयक तरंग या टर्शरी वेव्स भी कहा गया था, और इसका विस्तृत विवरण देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लव। इसलिए लव नामक वैज्ञानिक ने इनका विस्तृत विवरण दिया, इसलिए इसको लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने डिफाइन किया कि भूकंप जिस जगह पर भी आता है तो वहां पर PSL तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। कुछ ऐसी जगह हुई यूरोपियन कंट्रीज में, जब भूकंप आए तो कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ और भी नोटिस किया। नोटिस ये किया कि जो तरंगे आपके P और S दिख रही हैं, उसी तरह की सिमिलर तरंगे, P तरंगे कुछ ऐसी तरंगे थी जो P से थोड़ा सा डिफर कर रही थी। वो क्या थी? तो देखा ये गया कि जो तरंगे थी जैसे P, S और L, ये तीन तरंगे थी, लेकिन उन्होंने देखा कि P कुछ ऐसी भी तरंग थी जो P तरंग की भांति तरंग थी, P ही तरंग थी, लेकिन उसकी ऊर्जा उतनी अधिक नहीं थी। ऊर्जा अधिक होने का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो एनर्जी लेवल पर, कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर वो जंप करते हैं अगर उनको एनर्जी मिलती है, और या जो है आपके उनके अंदर से एनर्जी निकाली जाती है। उसी तरह से ये तरंगे भी हैं। ये तरंगे जिसमें ऊर्जा की कमी दिखाई पड़ी थी P तरंगे, लेकिन P तरंग के पास जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं थी। तो इसमें यह कहा गया कि इसमें जो पाई जाने वाली जो तरंगे थी ये ग्राउंड स्टेट में थी। तो ये आपके एक तरह से एक्चुअल जो आपके एनर्जी होना चाहिए उससे बहुत कम एनर्जी थी।
ऐसी तरंगों को नाम दे दिया गया पीजी तरंग का, पी सफिक्स में जी। तो जी क्या है, ग्राउंड स्टेट को शो कर रहा है। जो ग्राउंड स्टेट में जो है आपके तरंगे थी, इसमें सबसे कम ऊर्जा जो है आपकी इसकी थी। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो एस जो तरंग थी वो बहुत ही निम्न एनर्जी में मिली, लो एनर्जी में मिली, और जितनी एस की एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी से ये नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एस जो है आपके तरंगे जितनी भी वेव्स थी वो बहुत ही कम ऊर्जा वाली थी। इसलिए ऐसी कंडीशन में ये देखा गया कि ये जितनी भी जो है आपके तरंगे हैं ये सब के सब जो है आपके एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है इनके अंदर विद्यमान है, बहुत कम ऊर्जा विद्यमान है, और ऊर्जा का ह्रास इसमें ज्यादा हो गया होगा, इसलिए बहुत ग्राउंड स्टेट में थी। तो एस तरंगे जो बहुत ही कम ऊर्जा वाली थी उन्हीं को ग्राउंड स्टेट में कहा गया और उनको नाम दे दिया गया एसजी तरंगों का। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी तरंगों को भी खोजा कि जो पी तरंगे तो थी लेकिन ऊर्जा बहुत कम थी उनकी, इसलिए पीजी तरंग नाम दे दिया। एस तरंगे तो थी लेकिन एस तरंगों के समतुल्य एनर्जी नहीं थी, एनर्जी का मात्रा बहुत कम था, इसलिए उनको एसजी तरंग का नाम दे दिया गया। फिर और जो है आपके जब भूकंप की और स्टडी फर्दर की गई तो यह भी देखा गया कि पी और पीजी के अलावा भी एक पी तरंग है, और यह तरंग क्या थी, इस तरंग में इन दोनों एनर्जी की औसत एनर्जी पाई जा रही थी, एवरेज पाई जा रही थी, जिसमें एनर्जी पी से तो कम थी लेकिन पीजी से ज्यादा थी। ऐसी तरंगों को नाम दे दिया गया पी एस्ट्रिक तरंगों का। तो ये एस्ट्रिक सिंबल होता है, तो इसलिए एस्ट्रिक सिंबल को जो है आपके पी एस्ट्रिक जो है आपके नाम दे दिया गया। उसी तरह से कुछ तरंगे भूकंप में ये देखी गई कि एस तरंगे तो थी लेकिन एस से कम एनर्जी थी लेकिन एसजी से ज्यादा एनर्जी थी। ऐसी तरंगों को नाम क्या दे दिया गया, इनको एस एस्ट्रिक तरंग का नाम दे दिया गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपकी जितनी भी जो आपके तरंगे थी, इन तरंगों को अगर हम लोग डिफाइन करें तो आसानी से हम ये निकाल सकते हैं कि किसके पास जो है आपके कौन कौन सी एनर्जी वाली तरंगे हैं और किसके पास ज्यादा एनर्जी, किसके पास कम एनर्जी। तो कहने का मतलब थी तीन ही प्रकार के जो है आपके एक तरह से तरंगे पीएसएल, लेकिन कुछ पी ऐसी देखी गई जिसकी एनर्जी बहुत कम थी, ग्राउंड स्टेट में थी, इसलिए पीजी तरंग। एस कुछ ऐसी तरंगे देखी गई जो बहुत कम एनर्जी की थी, उनको ग्राउंड स्टेट में एसजी तरंग कह दिया गया। पी जो है कुछ पी तरंगे ऐसी थी जो पीजी और पी तरंग के बीच की एनर्जी रखती थी, उनको औसत एनर्जी वाली पी एस्ट्रिक तरंग कह दिया गया। और एस तरंग और एसजी तरंग के बीच की एनर्जी रखने वाली तरंगों को एस एस्ट्रिक तरंग कह दिया गया। अब अगर जैसे सिविल में आपके प्रश्न आ चुका है कि क्रम से लगाने को, कि एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम क्रम से लगाना है तो हम कैसे लगाएं, बहुत आसान है, देखिए तरीका कैसे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पी पी एस्ट्रिक पी जो है पीजी एसजी को अगर आपको लगाना है तो सबसे ज्यादा एनर्जी पी की, उसके बाद एस की जितनी है वही पी एस्ट्रिक की भी है, ये लाइन नहीं शो कर रहा है। तो जितनी एनर्जी पी एस की थी उतनी पी एस्ट्रिक की थी, एस एस्ट्रिक की जितनी है उतनी ही पीजी की थी, और सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, एसजी की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल, 4 लेवल आप मान सकते हैं। तो पहले लेवल पे पी एनर्जी, पी वेव्स जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर दूसरे स्टेज पर एस और पी एस्ट्रिक, ये दोनों लगभग समान ऊर्जा थी। उसी तरह से एस एस्ट्रिक और पीजी की समान ऊर्जा थी लगभग, और फिर इसके बाद सबसे कम ऊर्जा वाली एसजी। तो अगर हमें क्रम से लगाना हो एनर्जी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम क्रम से लगा सकते हैं कि इस तरह की तरंगे जो है आपको देखने को मिली। तो ये जो है आपकी तरंगे होती हैं जो कि पी और एस को हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी की सतह के बाहर अगर हम कहें पी जा रही है, एस जा रही है, एल जा रही है, बाहर पहुंचने पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा जो है आपके बचा पाती है वो है एल तरंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा का भंडार होता है और जिसकी वजह से भूकंप की तीव्रता बहुत तेज हो जाती है और पूरे भूकंप, पूरे सतह पर, अर्थ के सरफेस पर पूरी जो एनर्जी जो है आपके एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है या फिर फैलाने का काम है वो एल तरंगों का ही होता है। इसीलिए एल तरंगों को विनाशकारी तरंग, डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी कहा गया था, क्योंकि एल वेव्स में एक विशेषकर तरंग रेले नामक वैज्ञानिक ने एक बताई थी कि एल तरंगों में से कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, और ये एल तरंगों की
विशेष एक प्रकार था जिसको रिले तरंग नाम दे दिया गया, जबकि वो एल की ही तरंग है, लेकिन एल तरंग की कुछ ही हिस्सा, आप ये पूरी सारी एल तरंगों को हम डिस्ट्रक्टिव नहीं कह सकते, तो एल तरंगों का विशेषकर एक ऐसा भाग जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वर्क करने की क्षमता होती है, तो वो रिले वेव्स थी, और रिले वेव्स को हम लोग ने डिस्ट्रक्टिव वेव्स के नाम से जाना। तो ये जो है एक तरह से तरंगों के बारे में हो जाता है। ये सब क्या है? सीस्मिक वेव्स, भूकंपी तरंगे। तो ये सब भूकंपी तरंगे हो जाती हैं जो इस तरह से पाई जाती हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर कुछ जो आपके चीजें हैं जो कि हम लोग देखते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि हमें क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है? जैसे जिस जगह से एनर्जी लिबरेट होती है, जहां पर एनर्जी फॉर्म होती है और लिबरेशन होता है, उत्सर्जन होता है, तो जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये क्या है? पीएसएल के फॉर्म में, जहां पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है और जो है एनर्जी वहां से लिबरेट होना शुरू करती है, वो होता है भूकंप का केंद्र। तो भूकंप का केंद्र कभी पृथ्वी की सतह पर नहीं होता। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भूकंप आता है तो न्यूज में आता है कि भूकंप आया और इसका केंद्र यहां स्थापित था। तो अगर आप ज्योग्राफिकल टर्म में देखेंगे तो ये न्यूज गलत है। न्यूज गलत क्यों है? क्योंकि भूकंप का केंद्र कभी सतह पर नहीं हो सकता। भूकंप का अधिकेंद्र जो होता है, एपीसेंटर, वो होता है। तो भूकंपी जो क्षेत्र होता है उसमें जो सबसे तीव्रता वाला स्थान होता है, जहां पे सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता वाले स्थान को हम लोग कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। तो न्यूज पर्सन नहीं जानते और नॉन टेक्निकल आदमी नहीं जानता, लेकिन टेक्निकली जैसे ऐसा स्टूडेंट आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो हम ये नहीं कह सकते कि भूकंप का केंद्र वहां स्थापित था। भूकंपी क्षेत्र का केंद्र आप कह सकते हैं, भूकंपी रीजन का केंद्र कह सकते हैं, भूकंप का केंद्र नहीं कह सकते, क्योंकि भूकंप का केंद्र सदैव अंदर होता है, पृथ्वी की सतह के नीचे, जहां से चारों तरफ पीएसएल तरंगे निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर भी जाती हैं, बाहर भी जाती हैं। तो वो क्या होता है? भूकंप का केंद्र होता है। इसे भूकंप मूल कहा जाता है, फोकस के नाम से जाना जाता है, या सीस्मिक फोकस के नाम से जाना जाता है, जिसको सीस्मिक फोकस कहते हैं। तो भूकंप का केंद्र या भूकंप मूल जिसको हम लोग कहते हैं, फोकस जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या है? वो पृथ्वी की सतह के अंदर भीतर पाए जाने वाला ऐसा क्षेत्र जहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा लिबरेट होती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग भूकंप का केंद्र कहते हैं या भूकंप मूल कहते हैं। अब ये तरंगे ऊपर जा रही हैं। अब देखिए ये कैसे जाएंगी या किस तरह से जाएंगी। देखिए यही चीजें हम लोगों को थोड़ा सा जो है आपके एग्जामिन करना है। कोई भी तरंग जब चलती है तो देखिए तरंग के चलने पर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग ने यूज करी थी, अब उसको समझने की बात आ गई। जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम लोग ने यूज की थी, वो था आयाम, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होता है, आयाम जो होता है, वो क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। यहां वाला कण सर्वाधिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हुआ एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है एनर्जी, कि किसी भी तरंग में कितनी ऊर्जा है, ये डिफाइंड कैसे होगी? एम्पलीट्यूड के द्वारा। तो यहां पर तरंग जो होती है, जैसे जैसे तरंग की ऊर्जा ये आपके कम होती चली जाती है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे, तरंग आगे बढ़ेगी, तो इसके मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कर रही है, विस्थापन कर रही है। और अगर कोई चीज विस्थापन कर रही है और बल लगा करके आगे बढ़ रही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। इसके मतलब कि कोई तरंग अगर आगे जा रही है तो वर्क कर रही है, वर्क करने में एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी खर्च होने का मतलब कि एनर्जी धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज में हमने कहा, मान लीजिए 100 कैलोरी ऊर्जा थी, अब ये यहां पहुंची, हो सकता है 90 पहुंची, यहां पहुंची, अब बची 80 कैलोरी, यहां पहुंची, हो सकता है 60 कैलोरी ही बची, यहां पहुंची, हो सकता है 30 कैलोरी बची, यहां पहुंची 10 कैलोरी बची, और यहां आकर के 0 हो गई। तो जब कोई वेव्स आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है? इनका आयाम छोटा होता जाता है। ये आयाम जो है एम्पलीट्यूड छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। और आयाम जो है, एम्पलीट्यूड जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के।
तो इसलिए जो एनर्जी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए जो आयाम है अगर कम हो रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ, ये जो है आपके एक तरह से ऊर्जा कम हो रही है। अब देखिए यहां से 100 कैलोरी चली ऊर्जा, ये चली सपोज कर लीजिए, तो पृथ्वी की सतह पर चारों ओर दिशाओं में ऐसे लंबवत भी जाएगी, तिरछी भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। वो स्थान जो लंबवत स्थित है परपेंडिकुलर, वो सबसे कम दूरी मान लीजिए चल के यहां तक पहुंची, 80 कैलोरी यहां पहुंची एनर्जी। लेकिन वो तरंगें, और ये मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए ये 20 किलोमीटर गहराई पर है। अब कुछ ऐसी तरंगें होंगी जो 30 किलोमीटर गहराई पर भी होंगी। तो पृथ्वी की सतह पर अगर 20 किलोमीटर गहराई पर ही है तो 30 किलोमीटर इधर भी होगी, 30 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर चारों तरफ होगी। इसलिए पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा जो है आपके स्थान मिलेगा जो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब 30 किलोमीटर दूर पहुंच करके हो सकता है ऊर्जा कितनी बची, 60। इसलिए इन जगहों पर 60 कैलोरी ही पहुंच रही है। फिर हो सकता है और आगे चली, अब यहां 30 कैलोरी ही बची, ऊर्जा 50 किलोमीटर चल करके, तो कुछ एनर्जी होगी जो पृथ्वी की सतह पर 50 किलोमीटर दूर जाएगी, तो उसके पास 30 कैलोरी ही बची। तो जैसे जैसे हम लोग दूर चलते चले जाएंगे, अब यहां तक मान लीजिए 0 कैलोरी बची, और उसके बाद फिर अब इधर ऊर्जा आई नहीं, यहां पहुंची ही नहीं। तो यहां पे आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा यहां पहुंच रही है, सबसे कम दूरी इसलिए सबसे पहले भी पहुंचेगी, भूकंप की शुरुआत भी यहीं पर होगी। और पृथ्वी की सतह पर स्थित यह स्थान जो पृथ्वी के भूकंप के लंबवत स्थित है, परपेंडिकुलर है, यहां पे 90 डिग्री पे है, तो ये सबसे छोटा स्थान होगा। मान लीजिए 20 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, तो ये क्या हुआ, एक सर्कुलर फॉर्म में। यहां से 50 किलोमीटर दूर अगर हम कहेंगे कि जो है सतह ये है, 50 किलोमीटर दूर जा रही, तो 50 किलोमीटर इधर भी है, 50 किलोमीटर इधर भी है, 50 किलोमीटर इधर भी है, तो चारों तरफ 50-50 किलोमीटर की दूरी पर केंद्र से ऊर्जा जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि जैसे जैसे आप यहां से इधर की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि दूरी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यहां पे सबसे पहले जैसे एनर्जी पहुंचेगी, जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे पहुंची सपोज कर लीजिए, तो हो सकता है इन स्थानों पर 6:10 पर पहुंची हो सकता है इन स्थानों पर जहां पर 50 किलोमीटर चल के जा रही, हो सकता है 6:20 पर पहुंची हो। तो कहने का मकसद, कहीं पर भूकंप 6 बजे शुरू होगा, कहीं पर 6:10 पर शुरू होगा, कहीं पर भूकंप 6:20 पर शुरू होगा, सबसे पहले कहां शुरू होगा, यहां पे। तो ये क्षेत्र क्या हुआ, ये पृथ्वी की सतह पर स्थित वो स्थान हुआ जो भूकंप मूल के, भूकंप केंद्र के लंबवत हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, पृथ्वी के भूकंप मूल से सबसे कम दूरी पर है। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंच रही है यहां, और सबसे पहले ऊर्जा पहुंच रही है। इन सभी चीजों को मिला दीजिए तो इसी की डेफिनेशन बन जाती है। इसी जो है स्थान को पृथ्वी की सतह पर जहां पे सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम तीव्रता वाला भूकंप आएगा, वही क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंच रही है। तो मान लीजिए यहां पर हमने कहा कि 7.2 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया, तो हो सकता है इन जगहों पर हो सकता है 6.5 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आ रहा हो, इन स्थानों पर हो सकता है कि 3.2 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आ रहा हो। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी जो है आपकी तीव्रता कहां पे है, इंटेंसिटी कहां है, वो इसी जगह पे है। तो भूकंप का अधिकेंद्र कैसे डिफाइन करेंगे, पृथ्वी की सतह पर स्थित वो स्थान जो भूकंप मूल के लंबवत स्थित होता है, जहां सर्वप्रथम भूकंपी तरंगे पहुंचती है या भूकंप की शुरुआत होती है, या जहां पर सर्वाधिक ऊर्जा पहुंचती है, या जहां पर सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है। भूकंप के पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसे स्थान को क्या कहेंगे, भूकंप का अधिकेंद्र, एपीसेंटर। तो एपीसेंटर को डिफाइन कैसे किया गया, एपीसेंटर पृथ्वी की सतह पर स्थित वो स्थान जो भूकंप मूल के लंबवत स्थित होता है, सबसे कम दूरी पर स्थित होता है, सर्वाधिक ऊर्जा पहुंचती है, सबसे पहले भूकंप की शुरुआत वहीं पे होती है, और सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है। तो ये क्या हो, भूकंप का जो है अधिकेंद्र होता है। और जो भूकंप का अधिकेंद्र होता है वही भूकंपी क्षेत्र का, क्योंकि भूकंप किस सर्कुलर क्षेत्र में आता है, तो इसलिए वृत्ताकार अवस्था में आता है, जिसका केंद्र होगा और जहां पर सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आपके आता है। तो इसलिए ये क्या है, ये भूकंप का, भूकंपी प्रभावित क्षेत्र का केंद्र भी होगा। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र का केंद्र कह सकते हैं आप, लेकिन भूकंप का केंद्र नहीं कह सकते। भूकंप का केंद्र ये है, भूकंप मूल।
पृथ्वी की सतह पर क्या मिलता है? भूकंप का अधिकेंद्र, दैट इज एपीसेंटर। तो एपीसेंटर जो होता है वो क्या है? आपके पृथ्वी की सतह पर होता है, जो भूकंप मूल के लंबवत स्थित होता है, जो सबसे कम दूरी पर होता है, जहां पे सबसे पहले भूकंप आता है, जहां पर सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है, जहां सर्वाधिक ऊर्जा पहुंचती है, ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? भूकंप का अधिकेंद्र। तो ये एपीसेंटर के नाम से जाना जाता है। इस तरह की जो है आपके ये तो ये जो है आपकी टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर होनी चाहिए, भूकंप का केंद्र और भूकंप का अधिकेंद्र। अब इसी पर डिफाइंड होता है आपके एक तरह से भूकंप के द्वारा बनने वाली रेखाएं, या जो भी आपके एक तरह से कुछ रेखाएं बनती हैं उसको हम लोग देख लें। जैसे भूकंप का अधिकेंद्र फोकस ये था जो अभी हम लोग डिफाइन किया, जहां से सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है, जहां पे ऊर्जा की शुरुआत होती है, भूकंप जहां पे ऊर्जा लिबरेट होती है, जहां पे तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो तरंगों के उत्पन्न होने वाली जगह जो होती है भूकंप मूल के नाम से जानी जाती है। इसके लंबवत स्थित स्थान जो आपके होता है ये एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये एपी सेंटर और जैसे मान लीजिए ये है 20 किलोमीटर गहराई पे, इससे 30 किलोमीटर पे दूरी पे चारों तरफ 30 किलोमीटर पर एक और स्थान, ढेर सारे स्थान होंगे। उसी तरह से यहाँ 50 किलोमीटर दूरी पर ढेर सारे स्थान होंगे, 100 किलोमीटर दूरी पर ढेर सारे स्थान होंगे। पूरी पृथ्वी की सतह पर अगर आप देखते जाएं तो 20 किलोमीटर ये है, तो 30 किलोमीटर की ये सर्कल हो जाएगा जिस पर ढेर सारे शहर होंगे, 50 किलोमीटर पर ढेर सारे शहर होंगे, फिर 100 किलोमीटर पर ढेर सारे शहर होंगे। जो यहां से इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां से लंबवत डिस्टेंस 20, अब तिरछा कर दिया 20 से ज्यादा हो गई, 30 हो गई, और तिरछा कर दिया 50 हो गई। तो केंद्र से ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस ये बढ़ती जा रही है। तो जैसे से जिस शहर में, तो अब यहां पर क्या है, अगर हम इस पृथ्वी की सतह पर अगर हम कहें तो एपी सेंटर मान लीजिए यहां शो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ ये जो शहर होंगे वो ऐसे यहां पर शो हो रहे होंगे। इसी तरह से ये दूसरे जो आपके और दूर पर शहर होंगे वो यहां कहीं शो हो रहे होंगे, या और दूर होंगे शहर तो ये ऐसे शो हो रहे होंगे। तो पृथ्वी की सतह को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी ये होगी। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पे 80 कैलोरी ऊर्जा पहुंची, तो ये 80 कैलोरी वाला क्षेत्र है। इन सभी शहरों में मान लीजिए अगर हमने कहा 60 कैलोरी ऊर्जा पहुंच रही है, तो इन सभी शहरों में 60 कैलोरी ऊर्जा पहुंच रही है। फिर इसमें मान लीजिए 30 कैलोरी पहुंच रही है, इसमें 0 कैलोरी हो गई। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह पर इस केंद्र से बाहर की ओर चलेंगे, ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। ऊर्जा का मान कम होने का मतलब तीव्रता कम होती चली जाएगी, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, तो तीव्रता कम होती चली जा रही है। तो अगर हम ऐसे शहरों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करें जिसकी भूकंप की तीव्रता समान है, समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ दें, समान ऊर्जा वाले स्थानों को जोड़ दें, तो हमारे पास एक काल्पनिक रेखा बन जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पर स्थित वो स्थान, वो संरेखी रेखाएं, अब यहां पर क्या है, तो इनको क्या है, इनको कहते हैं संकेंद्रीय रेखाएं। संकेंद्रीय रेखाएं क्या? संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ऐसे सर्कल्स जो कि ढेर सारे सर्कल्स बनाए गए हों लेकिन केंद्र एक ही हो, तो एक ही केंद्र लेकर के ढेर सारे सर्कल्स का फॉर्मेशन कर दें तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय जो है आपके रेखा होती है। तो अगर हम पृथ्वी के पर ढेर सारे शहरों को आपस में जोड़ दें, और वो सारे शहर जोड़ दिए हमने जहां पर 6.4 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया था, उन सबको एक साथ जोड़ दिया। जहां पे 5.2 रिक्टर पैमाने भूकंप आया था, उन सभी शहरों को एक साथ जोड़ दिया। उसी तरह से 4.5 रिक्टर पैमाने पर जहां जहां भूकंप आया उन सबको एक साथ जोड़ दिया। फिर 3.2 रिक्टर पैमाने पर जहां जहां मैक्सिमम तीव्रता थी वहां पर हमने एक साथ जोड़ दिया। तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, जो समान तीव्रता वाले, सेम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को की तीव्रता को जोड़ती हैं। तो ऐसी संकेंद्रीय रेखाओं को, जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? समभूकंपी रेखाएं, आइसोसीस्मल लाइंस। तो आइसोसीस्मल लाइंस क्या है?
पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाली काल्पनिक रेखाएं जो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं और समान तीव्रता वाले, सेम इंटेंसिटी के, समान तीव्रता वाले भूकंप के स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, उन सभी रेखाओं को क्या कहा जाता है? समभूकंपी रेखाएं या जो है आइसोसीस्मल लाइंस। तो आइसोसीस्मल लाइंस, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया। फिर जैसे अभी हमने आपको डिफाइन किया था, ये लंबवत दूरी कम है, इसे सबसे पहले भूकंप यहीं पर आएगा, कुछ सेकंड बाद यहां पहुंचेगा इन सभी शहरों में, उसके कुछ सेकंड बाद यहां पर शुरुआत होगी, फिर कुछ सेकंड बाद यहां शुरुआत होगी। मान लीजिए सपोज कर लिए 6 बजे यहां शुरू हो रहा है भूकंप, इस केंद्र में की जगह 6:05 पर इन सभी शहरों में शुरू हो रहा है, 6:10 पर इन सभी शहरों में शुरू हो रहा है और 6:15 पर इन सभी शहरों में शुरू हो रहा है। तो अगर हम सभी शहरों को, अगर हम समय के अकॉर्डिंग जोड़ दें, अगर हम ये जोड़ें कि हाँ किस शहर में 8:01 पर भूकंप आया, उन सभी शहरों को एक साथ जोड़ दें, किन शहरों में 8:02 पर कहां भूकंप आया, उन सभी जो है शहरों को एक साथ जोड़ दें, तो ऐसे भी कॉन्सेंट्रिक रेखाएं बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? समसामयिक रेखाएं, होमोसीस्मल लाइंस। तो समसामयिक रेखाएं क्या है? पृथ्वी की सतह पर बनने वाली काल्पनिक रेखाएं जो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं, और ये रेखाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये समान समय में आए भूकंप के स्थानों को आपस में जोड़ती हैं, समान समय में आए भूकंप के स्थानों को जोड़ती हैं। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? समसामयिक रेखाएं, समसामयिक रेखाएं या होमोसीस्मल लाइंस। तो होमोसीस्मल लाइंस क्या हुई? ऐसी रेखाएं जो समान समय में आए हुए भूकंप के स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। ऐसी रेखाओं को समसामयिक रेखाएं या होमोसीस्मल लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो समभूकंपी रेखाएं और समसामयिक रेखाएं दो हो गई, आइसोसीस्मल लाइंस और होमोसीस्मल लाइंस। तो आइसोसीस्मल लाइंस क्या है? समान तीव्रता वाले भूकंप के स्थानों को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? समभूकंपी रेखाएं जो आइसोसीस्मल लाइंस होती हैं। और समान समय में आए भूकंप के स्थानों को आपस में जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? ये कहलाती हैं समसामयिक रेखाएं। तो ये आपके होमोसीस्मल लाइंस के नाम से जानी जाती है। और दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इनका केंद्र जो होता है वो क्या है? चाहे समभूकंपी रेखाएं हैं चाहे समसामयिक रेखाएं, इनका केंद्र क्या है? ये भूकंप का अधिकेंद्र है, एपीसेंटर है। तो अभी एपीसेंटर जो हम लोगों ने डिफाइन किया, एपीसेंटर कैसे डिफाइन किया? भूकंप मूल के लंबवत स्थित होता है, जहां सर्वाधिक ऊर्जा पहुंचती है, जहां सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है। तो यहां पे सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ रहा है, तो सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है, या सबसे पहले भूकंप आता है, इसलिए सबसे पहले यहां भूकंप आ रहा है। तो इसलिए चाहे सब भूकंपी रेखाएं हैं, उसका केंद्र भी भूकंप का अधिकेंद्र होगा, और चाहे समसामयिक रेखाएं हैं तो उसका केंद्र भी क्या होगा? भूकंप का अधिकेंद्र होगा। तो अब जहां पर भूकंप का अधिकेंद्र है उसके चारों तरफ शहरों को, अब चाहे भूकंप की तीव्रता के आधार पर आप जोड़िए शहरों को और तब एक जो है काल्पनिक रेखाएं बनाइए, और चाहे अधिकेंद्र के चारों तरफ जो है समसामयिक रेखाएं बनाइए, अर्थात समान समय में आए शहरों को आपस में जोड़िए, तो भी जो है आपको केंद्र किस क्या मिलेगा? भूकंप का अधिकेंद्र, दैट इज एपीसेंटर। तो ये एपीसेंटर हो जाता है जो आपके होता है। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा, जैसे जो है सीस्मिक फोकस क्या है, तो पृथ्वी की सतह के भीतर पाए जाने वाला वो स्थान जहां पर ऊर्जा एक्सेसिव मात्रा में जो है आपके हो जाती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, और ये ऊर्जा यांत्रिक तरंगों के रूप में डेवलप होकर के चारों ओर दिशाओं में फैलने लगती है। यही भूकंप मूल था जो आपके सीस्मिक फोकस के नाम से जाना जाता था। फिर एपीसेंटर क्या था? पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान जो भूकंप मूल के लंबवत स्थित होता है, जहां सर्वाधिक ऊर्जा पहुंचती है, जहां सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है, या जहां सबसे पहले भूकंप आता है, वो भूकंप का अधिकेंद्र के नाम से जाना गया। और फिर इसी के चारों तरफ चाहे आप समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ दीजिए तो समभूकंपी रेखाएं हो जाएंगी, और समान समय में आए भूकंप के स्थानों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? समसामयिक रेखाओं के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आपके एक तरह से ये रेखाएं होती है, इस तरह से डिफाइन की जाती है। अब बात आती है, देखिए सीस्मिक स्केल की। सीस्मिक स्केल क्या होती है? भूकंपी जो है आपके एक तरह से हम कहें कि भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है, या किस तरह से भूकंप की तीव्रता का मापन करेंगे। तो भूकंप की तीव्रता का मापन अगर हम लोग करें
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पैमाना हम क्या लेंगे, स्केल हमारी क्या होगी, या किस तरह से हम लोग जो है आपके इसको डिफाइन करेंगे। तो स्केल हमारी क्या होनी चाहिए, या किस तरह से जो है हमारी जो आपके सीस्मिक स्केल है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या किस प्रकार से बनेगी। तो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सीज्मोग्राफ। क्या है, सीज्मोग्राफ। तो सीज्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। और इस यंत्र में जिस यूनिट में मापन करते हैं, जिस इकाई में मापन करते हैं, वो क्या होती है, वो डिफरेंट स्केल्स है जो आपके यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में जो है रॉस नामक वैज्ञानिक ने जो है, इनको राउस भी पढ़ा जाता है, रोशे भी लिखते हैं और राउस भी लिखते हैं, तो कुछ लोग राउस भी लिखते हैं। तो रॉस पैमाना पहला पैमाना था, पहला स्केल। तो 17वीं शताब्दी में सबसे पहली बार लोगों ने सोचा कि भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे करें या किस तरह से किया जाए। तो इसके लिए रॉस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक चिकनी जो है प्लेट ले ली और उसके ऊपर एक सस्पेंडेड नीडल लगा दी, सस्पेंडेड मतलब लटकी हुई एक नीडल लगा दी, और उसको नीडल को छोड़ दिया। जब भूकंप आया तो भूकंप आने के बाद ये नीडल हिलने लगी, और जब हिलने लगी तो ये प्लेन पेपर पर जो नीचे रखा हुआ था उसके ऊपर ये मार्क बनाने लगी। तो इससे ये पता चला कि हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई तीव्रता अगर हम इसको न्यूट्रल मान लें तो इसके चारों तरफ अगर हम आपके एक तरह से लाइन खींच दें और इसको जो है आप एनर्जी से डिफाइन कर दें, जैसे 1 ये है, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, इस तरह से। अब जब भूकंप आएगा तो ये नीडल हिलेगी, और नीडल हिलने के मतलब ये है कि आपके नीडल इस तरह से मूव कर रही। भूकंप शुरू हुआ, भूकंप एंड कर गया, कभी जो सर्वाधिक तीव्रता थी वो यहां तक पहुंची मैक्सिमम, और ये कितनी थी, 2 जो है रॉस पैमाना। तो रॉस ने इस तरह का पैमाना बनाया। तो इस तरह से आपके एक तरह से मेजरमेंट किया गया, और एक प्लेन जो है सरफेस पर जो है नीडल के द्वारा, नीडल जो है आपके हिलती जाती थी और वो जो है आपके डिटेक्ट करती चली जाती थी। ये कंपन पर डिपेंड करता था, वाइब्रेशन पर डिपेंड करता था कि कितना ज्यादा वाइब्रेशन है। तो उस समय कोई ऊर्जा नापने का कोई यंत्र नहीं था, तो हम लोग बहुत एक्यूरेट तो नहीं नाप सकते थे, लेकिन अनुमान लगा सकते थे कि भूकंप पहले वाले से की तुलना में ये वाला भूकंप ज्यादा तीव्रता वाला था या कम तीव्रता वाला था। तो इस तरह से इन स्केलों पर यह पता चलने लगा कि हाँ, भूकंप की तीव्रता कब ज्यादा थी और कब कम थी। तो नॉर्मली तो रॉस नामक वैज्ञानिक ने इस पैमाने को बनाया। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो है बनाया फेरेल ने एक स्केल बनाई। उन्होंने जो है आपके इसी को और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई इस तरह से किया कि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है आपके इसमें त्रुटि आती है। त्रुटि किस तरह की आएगी, तो जैसे मान लीजिए कि आप सरफेस पे, अब मान लीजिए कि जो भी प्लेट आप ले रहे हैं, प्लेट की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, और किसी 2 चीज के जिससे आप संपर्क करा रहे हैं, या पेन जो आपने लगाया पेन की नोक है या फिर जो टिप है, इसमें घर्षण बल कितना है, किसी सरफेस पर ज्यादा होगा, किसी सरफेस पे कम होगा। तो एक जैसा सरफेस हो तो एक जैसा सरफेस जो है आपके एक तरह से मेजरमेंट होगा। तो अगर सरफेस रफ है कहीं पर, कहीं स्मूथ है, स्मूथ में ज्यादा फिसलेगा और रफ में ज्यादा जो है चिपकेगा। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से एक्सपेरिमेंट जो है आपके जो किया जाएगा या रीडिंग जो ली जाएगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो फेरेल ने उसको फिर से मॉडिफाई किया, मॉडिफिकेशन जो है आपके किया। फिर मर्कैली स्केल आई। मर्कैली नामक वैज्ञानिक की स्केल आज भी यूरोपीय कुछ देशों में यूज हो रही है। आज भी कुछ देश जो है यूनान के क्षेत्र में मर्कैली स्केल यूज की जाती है। तो ये आपके यूज हो रही है। लेकिन 1935 में 1935 में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसा पैमाना बनाया जो कि सब चीजों से, सारी त्रुटियों से दूर था, और एरर कम से कम कर दिया गया। तो कम से कम एरर इसके अंदर रिड्यूस करके डाल दिया गया, जिससे बहुत एक्यूरेट चीजें जो है आपके जो है मेजर होने लगी। तो रिक्टर ने बनाया क्या, रिक्टर ने बनाया अपने पैमाने में, उन्होंने जैसे आपके जो मेजरमेंट थी वो कुछ इस तरह से थी कि जैसे आपके स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, जैसे आपके 9 यहां तक की स्केल बनाई गई। अब यहां पर क्या है कि जो नीडल थी ये आपके कुछ भी मेजर कर सकती थी,
नीडल का डिफ्लेक्शन आपके बताएगा कि कितने रिक्टर पैमाने पर जो है आपके भूकंप आया। तो रिक्टर पैमाने में पहले तो 1 से लेकर के 9 अंकों तक जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों तक अंक अंकित थे। तो पहली क्वेश्चन ये बनता है, अब जैसे 9 तक यहां थे, लेकिन मरकैली पैमाने अगर आप देखेंगे और एमएमएस स्केल जो अभी वर्तमान समय में यूज हो रही, इसमें 10 जो है अंकों तक जो है मार्क है। इसलिए कहीं कहीं पर जब स्केल जो होती है, क्योंकि 9 रिक्टर पैमाना मैक्सिमम है, रिक्टर पैमाने पर 9 मैक्सिमम स्केल है, लेकिन एमएमएस स्केल अगर जोड़ देंगे, क्योंकि रिक्टर स्केल में अब एमएमएस स्केल जुड़ गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है 9 से 10वां जो है अंक भी आ गया। तो टोटल अंकों की संख्या अगर कहा जाए, जैसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिक्टर पैमाने पर कितने अंक अंकित हैं, तो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक अंकित हैं। तो 0 से 0 को भी काउंट करेंगे, 0 से 9 तक कितने अंक हैं, 10 अंक अंकित हैं। और जबकि मरकैली पैमानों पे 11 अंक अंकित हैं, अर्थात 10 तक पैमाना है। तो जो पैमाना आप स्केल है वो 10 तक है। तो इसलिए 9.2 भी कहीं पर अगर आप देखेंगे कि कहीं पर जो है 9.2 मरकैली पैमाने पर भूकंप आ चुका है, तो वो 9.2 रिक्टर स्केल नहीं है, रिक्टर स्केल 9 से ऊपर नहीं थी। अब यह है कि रिक्टर स्केल में एमएमएस स्केल को जोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसा है, अभी हम लोग आते हैं एमएमएस स्केल पर, तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी पहले हम लोग रिक्टर स्केल की बात करते हैं। रिक्टर महोदय ने अपनी स्केल को इस तरह से बनाया और 9 अंक, इसमें 10 अंक अंकित किए, 0 से लेकर के 9 तक, ये टोटल 10 अंक हुए। अब प्रश्न ये होता है कि हर एक अंक क्या प्रदर्शित करता है? हर एक अंक विमुक्त होने वाली ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, उतना ज्यादा अंक पर भूकंप की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अंक अपने पहले वाले अंक से, अपने पूर्व अंक से कितनी गुनी तीव्रता को प्रदर्शित करता है, कितने टाइम्स जो है आपकी तीव्रता को प्रदर्शित। एनर्जी तो 13.6 टाइम्स हो जाती है, लेकिन भूकंप की तीव्रता 10 गुनी होती है। हर एक अंक अपने पूर्व अंक से 10 गुनी अधिक तीव्रता प्रदर्शित करता है। इसके मतलब क्या हुआ कि 4 रिक्टर पैमाने पर अगर भूकंप आ रहा है तो वो 10 गुना तीव्रता वाला है 3 रिक्टर पैमाने की तुलना में। 3 रिक्टर पैमाने के जो है आपके 10 गुना ज्यादा तीव्रता है आपके 4 रिक्टर पैमाने में। तो हर एक अंक अपने पूर्व अंक से 10 गुनी अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है, 10 टाइम्स तीव्रता, इंटेंसिटी 10 टाइम्स होती चली जाती है। जबकि एनर्जी अलग जो है गुनी होती चली जाती है। एनर्जी का मतलब नहीं है यहां पे, ऊर्जा का मतलब नहीं है, यहां पे तीव्रता का, इंटेंसिटी का मतलब है कि भूकंप की तीव्रता हर एक अंक, जैसे जैसे अंक बढ़ता जाता है 10 गुनी तीव्रता बढ़ता जो है आपके होती चली जाती है। तो 6 रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप होगा वो 10 गुनी अधिक तीव्रता वाला होगा इन कंपैरिजन टू 5 रिक्टर पैमाने पर। तो इसलिए इस तरह से आपके डिफाइन किया गया। अब रिक्टर महोदय ने क्या किया कि अपने स्केल को 3 पार्ट में बांट दिया इन्होंने। 0 से 3 तक एक स्केल मान लिया, 3 से 6 तक दूसरी स्केल मान लिया, 6 से 9 तक तीसरी स्केल मान लिया। इन्होंने खुद अपने स्केल को डिवाइड किया। इन्होंने ये देखा कि 3 रिक्टर पैमाने तक जो भूकंप है वो ऐसे भूकंप है जिनको सामान्य एवं साधारण भूकंप कहा जाता है। तो सामान्य एवं साधारण भूकंप क्यों कहा जाता है? 3 रिक्टर पैमाने तक जो भूकंप होता है उसमें बहुत ज्यादा तीव्रता नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलता और 100% लोगों को नहीं पता चलेगा। तो यहां पर 100% लोग के मतलब, जैसे मान लीजिए 10 लोग वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं और भूकंप के झटके आए, तो 10 में से हो सकता है 4 लोगों को महसूस हो कि हाँ हल्का सा झटका आया, 6 लोग को पता ही ना चले क्योंकि वो काम कर रहे थे, अपना काम में लगे हुए हैं, उनको महसूस ही नहीं हुआ। तो 3 रिक्टर पैमाने तक आपके एक तरह से 100% लोगों को नहीं पता चल पाता। कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं आभास होता, लेकिन 3 से अधिक रिक्टर पैमाने पर अगर भूकंप है तो 100% लोगों को पता चलेगा। जितने लोग बैठे हुए हैं सब महसूस करेंगे कि भूकंप आ रहा है या पृथ्वी का कुछ हिस्सा हिल रहा है, तो पृथ्वी के हिलता हुए हिस्से को महसूस कर पाएंगे। तो ये जो क्या है, तो 3 रिक्टर पैमाने तक सामान्य एवं साधारण भूकंप होते हैं।
जो कि आपके बहुत कम तीव्रता वाले होते हैं और कम लोग ही उसका एहसास कर पाते हैं। 3 से 6 रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप होते हैं, ये 3 से 6 रिक्टर पैमाने पर आने वाले भूकंप जो होते हैं, ये कहलाते हैं मध्यम तीव्रता वाले भूकंप। मीडियम जो है आपके इंटेंसिटी के होते हैं। और 6 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप जितने होते हैं, इनको कहा जाता है विनाशकारी भूकंप, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। इसका मतलब भूकंप के द्वारा डिस्ट्रक्शन कब होगा? डिस्ट्रक्शन तभी होगा जब 6 से अधिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप आएगा। 6 से कम रिक्टर पैमाना है, जैसे 5 रिक्टर पैमाना है, 4 रिक्टर पैमाना है, तो हल्के झटके तो आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक तरह से विनाश नहीं दिखाई पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बिल्डिंग टूटेगी नहीं, बिल्डिंग ढहेगी नहीं, कुछ इस तरह की जो है आपकी घटनाएं नहीं होंगी। तो भूकंप की तीव्रता जो आपके एक तरह से है, जैसे से बढ़ रही है, तो रिक्टर ने अपने ही स्केल को, जो रिक्टर स्केल कहलाई, इसको 3 पार्ट में बांट दिया। तो विनाशकारी भूकंप, अब जैसे प्रश्न आता है विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाने पर माप कितनी होती है, तो विनाशकारी भूकंप की माप जो होती है 6 से अधिक रिक्टर पैमाना, 6 से ज्यादा, 6 हो जाए, 6.2 हो जाए, 6.8 हो जाए, 7 हो जाए, 7.9 हो जाए, 8 हो जाए, 8.9 हो जाए, 9 हो जाए, तो ये सब जो है आपके एक तरह से डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स कहलाते हैं। अब जैसे 3 रिक्टर पैमाना, हमने कहा कि 100% लोगों को आभास नहीं होता, 3 से 4 रिक्टर पैमाने पर अगर भूकंप आएगा तो सब लोगों को एहसास होने लगेगा। कैसे पता चलेगा? 4 रिक्टर पैमाने तक हल्के झटके आपके महसूस होते हैं, लटकी हुई चीजें मूव करने लगेंगी। लटकी हुई चीजों में जैसे पंखा, सबसे पहले पंखे को देखिए, अगर भूकंप को आपका आभास हो रहा है तो सबसे पहले लटका हुआ पंखा ही हिलेगा। लटका हुआ पंखा या लटका हुआ जो लाइट होती है, झूमर, वो सबसे पहले हिलने लगती है। तो 3 से 4 रिक्टर पैमाने पर अगर आएगा तो आपके लटके हुए पंखे जो हैं ये मूव करने लगेंगे, हिलने लगेंगे, और जो लटकी हुई लाइटें होती हैं, झूमर होते हैं, वो आपके हिलने लगते हैं। 4 से 5 रिक्टर पैमाने पर जब भूकंप आता है तो तीव्रता और बढ़ जाती है। तो 4 से 5 रिक्टर पैमाने पर भूकंप आने पर पंखे के बहुत तेजी से हिलने लगते हैं, झूमर बहुत तेजी से हिलने लगते हैं। उसके अलावा अगर खिड़कियां और दरवाजे खुले हैं तो खिड़कियां और दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं, तो बड़ा बड़ा आवाज होने लगेगी। टेबल पर अगर कुछ हल्की चीजें रखी हुई हैं तो टेबल पर रखी हुई हल्की चीजें हिलने लगेंगी और उनकी आवाजें आने लगेंगी। जैसे कोई ग्लास है, खाली ग्लास रखा हुआ है, तो वो कंपन करने लगेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 4 से 5 रिक्टर पैमाने पर, 5 से 6 रिक्टर पैमाने पर आते आते, जैसे मान लीजिए कि अगर पंखा कमजोर है तो ये टूट के गिर सकता है, विनाश नहीं होगा अभी, लेकिन ये 5 से 6 रिक्टर पैमाने पर जो है आपके एक तरह से आने पर अब जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके आपका जो है हमें दिखने लगा कि हम तीव्रता बहुत तेज हो गई, तो दरवाजे खिड़कियां बहुत तेजी से वो हिलने लगते हैं। जैसे अलमारी खड़ी है, अलमारी अगर मान लीजिए कि ठीक से नहीं खड़ी है तो अलमारी गिर सकती है भूकंप की तीव्रता से। या फिर जो है आपके जो टेबल पर रखे हुए जितने सामान होते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल पर कोई ग्लास है, जग है, ये रखा हुआ है, तो 5 से 6 रिक्टर पैमाने पर ये टॉपल अप कर जाएगा, पलट जाएगा, तो ये पलटने लगता है। तो ये आपके 6 रिक्टर पैमाने तक, 6 तक एज सच कोई बहुत ज्यादा विनाश नहीं होता। 6 तक बहुत ज्यादा अगर होगा तो पुरानी इमारतें हैं, जो पुराने बंजर घर हैं, उनमें दरार उत्पन्न हो जाएगी, दीवारें जो है क्रैक हो जाएगी, जमीन फट जाएगी, जमीन कहीं पर उड़ जाएगी, कहीं पर गिर जाएगी। तो ये क्या है? ये अभी विनाश शुरू नहीं हुआ, लेकिन विनाश का आधार बनने लगा। अब विनाश की शुरुआत कहां से होती है? 6 के बाद। 6 से 7 रिक्टर पैमाने पर आने पर भूकंप क्या करते हैं? भूकंप इतनी तीव्र हो जाते हैं कि पुरानी बेमरम्मत इमारतें जितनी होती हैं वो सब गिर जाती, जिनकी जो है मरम्मत नहीं हुई है, या पुराने घर हैं जिनकी जो है बहुत ज्यादा केयर टेकिंग नहीं हुई है, तो 6 से 7 में ही गिर जाएंगे। और खासतौर से जो है इसमें आरबीसी वाले घर जो होते हैं, तो आरबीसी अगर आरसीसी नहीं है, आरबीसी घर है, तो उसके लिए भूकंप जो है बहुत खतरनाक होता है। तो क्योंकि फौरन जो है आपके दरार क्रिएट करता है, पूरी पूरी छत बैठ जाती है, तो आरबीसी के घर जो है बहुत डेंजरस होते हैं। तो 6 से 7 रिक्टर पैमाने पर जो है आपके पपड़ियां उखड़ने लगेंगी, प्लास्टर उखड़ने लगेगा, दीवारों में दरारें होने लगेंगी, जमीन फटने लगेगी, जमीन में दरारें उत्पन्न होती हैं, जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स में दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। ये आपके 6 से 7 रिक्टर पैमाने पर, और पुराने घर, मिट्टी के घर ढह सकते हैं, गिर सकते हैं। 7 से 8 रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता तेज हो जाती है। इसमें पेड़ जितने होते हैं, वृक्ष, वो सब जड़ों से उखड़ जाते हैं, जितने कमजोर पेड़ होंगे वो सब गिर जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, टेलीग्राफ पोल हैं, ये सब खंबे जो होते हैं ये सब गिरने लगते हैं।
7 से 8 रिक्टर पैमाने पर। पुराने मकान जितने होते हैं सब गिर जाते हैं। बड़ी इमारतें जो होती हैं उनमें भी आपके एक तरह से बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और गिरने की कंडीशन में हो जाती है। तो ये आपके 8 रिक्टर पैमाने तक, और 8 से अधिक रिक्टर पैमाने, 8 से 9 रिक्टर पैमाने पर जाने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढहने लगेंगी, जो कि आपके एक तरह से जो भूकंप रोधी नहीं है, और भूकंप रोधी ना होने पर जो है आपके इस तरह की जो है बिल्डिंग्स जो है आपके ढहने लगती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके 8 से 9 के बीच में होती हैं। फिर 8 से 9 के बीच में सारे पेड़ गिर जाएंगे, सारे जो है आपके एक तरह से जो पोल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। पुराने मकान तो गिर ही चुके हैं, नए मकान भी जो कंस्ट्रक्शन जैसे हुआ है, आरबीसी के जितने छतें हैं वो सब बैठ जाएंगी 8 से 9 रिक्टर पैमाने में। और ये सारी चीजें जो है आपके देखने को मिलती हैं। और 9 रिक्टर पैमाना एक ऐसा पैमाना है कि ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि पृथ्वी की सतह पर जो आपके एक तरह से ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लाइफ शून्य हो जाएगी, लाइफ जीरो हो जाती है। तो किसी जगह अगर 9 रिक्टर पैमाने पर भूकंप हो जाए, इतनी ज्यादा ऊर्जा लिबरेट होती है कि ह्यूमन बींग्स तो बचेंगे नहीं, कोई जीव जंतु नहीं बचेगा। सारे एनिमल्स, सारे जानवर, सारे जीव जंतु सब मर जाएंगे 9 रिक्टर पैमाने पर। तो 9 रिक्टर स्केल पर इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आती है, इतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है कि वो एनर्जी हम लोग सहन नहीं कर सकते, और डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है कि लाइफ जीरो हो जाती है। तो जिस जगह भी भूकंप आपके आते हैं, तो जैसे 2004 में आपने देखा था कि जब जो आपके सुनामी आई थी भूकंप की वजह से, और भूकंप की वजह से 11 देश प्रभावित हुए थे, इंडोनेशिया में आया था। तो इंडोनेशिया जिसमें 11 देश प्रभावित हुए थे, उस समय 8.9 रिक्टर पैमाने पर भूकंप था, जो कि लगभग पूर्ण विनाश। और जिस जिस जगह आया उस जगह जो है आपके एक तरह से पूरा जो है आपके पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया। तो पूरे पूरे देशों में पूरे पूरे लोग साफ हो गए, जीव जंतु साफ हो गए, पेड़ पौधे साफ हो गए, वो सारी चीजें जो है आपके डिस्ट्रक्ट कर गई। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो ये पैमाने जो होते हैं ये आपके डिफाइन किए जाते हैं। तो रिक्टर पैमाना, 9 रिक्टर पैमाना क्या डिफाइन करता है? पूर्ण विनाश को, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को। तो ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को शो करता है। इस तरह से अगर हम रिक्टर पैमाने को यहां पर देखें तो अब देखिए जैसे रिक्टर महोदय ने 1935 में जब ये जो है 3 डिवीजन इसके किए और बताया कि हाँ कि आपके नॉर्मल जो आपके भूकंप होते हैं, या ऐसे जो भूकंप जो कि आपके एक तरह से ये कहा जाए कि जो कम तीव्रता वाले होते हैं वो 3 से कम रिक्टर पैमाने पर, 3 से 6 रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप होते हैं वो आपके मध्यम तीव्रता वाले होते हैं, और 6 से अधिक वाले जो है विनाशकारी भूकंप के नाम से जाने जाते हैं। जो अब 2004 की अगर हम घटना को देखें तो 2004 की घटना अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके आती है वो ये आती है कि जो जितने देश प्रभावित थे उन सभी देशों में जो भूकंप की तीव्रता नापी गई, सब जगह अलग अलग डिफरेंट थी, लेकिन सब जगह कहीं पे 8.5, कहीं पे 8.6, कहीं पे 8.9, तो इस तरह की जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया गया। तो उस जगह पर लगभग आप देखें तो जिस जगह भूकंप से प्रभावित क्षेत्र थे उस सारा का पूरा क्षेत्र जो है आपके साफ हो गया। न तो ह्यूमन बींग्स वहां पर बचे, ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा क्षति हुई, पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए, पूरे जितना भी आपके इलेक्ट्रिक पोल्स थे, टेलीग्राफ पोल्स थे, सब खत्म हो गए और लाइफ जीरो हो गई। और उस जगह पर फिर से रिहैबिटेशन शुरू हुआ और काफी समय लगा वहां पर जो है लोगों को फिर से लाइफ में दोबारा आने में। तो ये चीजें जो है आपके जो है एक्यूरेसी की तरफ जाती। तो अच्छा, कुछ जगह पर जब 8 से ज्यादा रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया और अगर 2 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो 2 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट अगर एक ही जगह पर लगे हैं तो उनको सेम मेजरमेंट करना चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि रिक्टर पैमाना जो है, जो रिक्टर स्केल है, वो बहुत हद तक एक्यूरेट नहीं है 8 से 9 रिक्टर पैमाने के बीच में। बहुत ज्यादा जो है आपके एक्यूरेसी नहीं है इसकी। तो जब एक्यूरेसी इसकी कम हो जाती है 8 के बाद रिक्टर पैमाने को मेजर करने की, तो इसलिए मॉडिफाइड फॉर्म में आपके जोड़ा गया एमएमएस स्केल। एमएमएस स्केल क्या है? मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल क्या है? ये आपके एक तरह से टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम कहें तो ये अपग्रेडेड जो है स्केल है। इसी में मॉडिफिकेशन जो है आपके लाया गया
और एमएमएस स्केल का मेन काम क्या था कि हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक की एक्यूरेटली जो है मैग्नीट्यूड को मेजर करना, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, उसको जो है मेजर करना। तो एमएमएस स्केल में क्या किया गया, इसी के आगे 10वां कॉलम और जोड़ दिया गया। तो अब एमएमएस स्केल जो होती है वो 0 से 10 तक है। तो 10 तक, जैसे मान लीजिए कि आपके 90 के ऊपर भी मेजर करती है। अब रिक्टर स्केल तो 9 तक थी, 9 मींस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, लाइफ 0। लेकिन एमएमएस स्केल जब लगाई गई तो ये मेनली 8 से 9 के बीच में, क्योंकि अच्छी एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पा रहा था रिक्टर, इसीलिए 8 से 10 के बीच में एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए एमएमएस स्केल को लगाया गया। तो एमएमएस स्केल ये सबसे न्यूली स्केल है जो कि आपके एक तरह से पूरी स्केल तो नहीं, कंप्लीट स्केल, लेकिन रिक्टर में ही मॉडिफाइड फॉर्म है, या रिक्टर स्केल को आगे जो है फर्दर बढ़ा दिया गया है, जिससे अब जो है एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एमएमएस स्केल में अगर हम कहेंगे तो 0 से 10 तक 11 अंक हैं। लेकिन अगर हम रिक्टर स्केल की बात करेंगे तो रिक्टर स्केल में 0 से 9 तक 10 अंक हैं। तो अगर रिक्टर स्केल में पूछता है कि कितने अंक अंकित हैं, तो 10 अंक अंकित हैं। कहां? 0 से 9 तक। और अगर हम बात करते हैं आपके एक तरह से एमएमएस स्केल की, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर 11 अंक अंकित हैं 0 से लेकर के 10 तक। तो अब एमएमएस स्केल के लगाने से फायदा क्या हुआ, हमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इस बात का हुआ हमें कि जितने हायर मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हुआ करते थे, जो कि एक तरह से आप देखते थे कि हम लोग रिक्टर पैमाने पर बहुत ज्यादा अच्छे से मेजर नहीं कर पाते थे, उनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं इस एमएमएस स्केल पर जो है आपके जिसको मेजर किया गया। तो अब जितनी ऐसी जगह, ऐसी बेल्ट, अभी आप पढ़ेंगे भूकंप की पूरी बेल्ट पढ़ेंगे कि किस किस देश में कहां कहां कितनी कितनी तीव्रता वाले भूकंप आते हैं या कहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं। तो भूकंप की जो आपके एक तरह से बेल्ट है, अगर हम ये डिफाइन करें, जैसे मान लीजिए कोई बेल्ट जा रही है, इस बेल्ट में कोई शहर है, तो वहां पर मैक्सिमम तीव्रता हो सकती है 8 रिक्टर पैमाना, 9 रिक्टर पैमाने तक भूकंप आ सकते हैं। लेकिन इस बेल्ट से अगर कोई स्थान काफी दूर है, मान लीजिए यहां से 400 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर ज्यादा तीव्रता नहीं होगी। तो बेल्ट भी डिफाइन कर दी, अगर बेल्ट में 9 रिक्टर पैमाने पर अगर भूकंप आ रहा है, तो हो सकता है उससे 100 किलोमीटर दूर 8 ही रिक्टर पैमाने पर आए, उससे 150 किलोमीटर दूर 6 रिक्टर पैमाने पर आए, उससे 200 किलोमीटर दूर हो सकता है 4 रिक्टर पैमाने पर आए, और उससे 500 किलोमीटर दूर भूकंप आए नहीं। तो ये भी डिफाइन होता है, ये भी जो है आपके डिपेंड करता है कि जो स्केल होती है, स्केल जो होती है वो आपके इस तरह से चीजों को ये भी डिफाइन कर देती है कौन से रीजन में कहां पर ज्यादा भूकंप आएगा और कहां पे कम भूकंप आएगा। तो मैक्सिमम तीव्रता अगर किसी स्थान पर मान लीजिए कि किसी जगह पर 9 रिक्टर पैमाने की आई, तो इसके मतलब ये नहीं कि जितनी जगह भूकंप आया सब जगह 9 पे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्केल होती है वो आपके सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है आपके तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो बेल्ट अगर हम कहते हैं कि ये बेल्ट में स्थित स्थान है, यहीं पर भूकंप का अधिकेंद्र स्थित है, तो इससे बाहर जाने पर अपने आप तीव्रता कम होने लगेगी। तो उसी अब डिपेंड करता है कि हम किसी बेल्ट से कितनी दूरी पर है। बेल्ट से अगर हम काफी दूरी पर हैं, तो जैसे आपके भूकंप के जो है आपके एक तरह से क्षेत्रों को 5 जोन में बांटा जाता है। तो 5 जोन क्या होते हैं? जैसे पहला जोन अभी आप पढ़ेंगे, पहला जोन ये होता है जहां पे कुछ भी भूकंप आ सकता है किसी भी तरह का। फिर इसके आसपास के क्षेत्र जहां पर अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, जहां पे क्षति होती है, क्षतिग्रस्त क्षेत्र होते हैं, और न्यूनतम क्षतिग्रस्त क्षेत्र थोड़ा सा और दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो जो आपके रीजन है उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और कैसे डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से, तो ये जब हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया में भूकंप को किस तरह से वितरित किया गया है या इंडिया में कितने जोन बनाए गए हैं, तो 5 जोन बनाए गए हैं जहां पर ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप, कम तीव्रता वाला भूकंप, कम क्षतिग्रस्त क्षेत्र, अधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्र, न्यूनतम क्षतिग्रस्त क्षेत्र, अधिकतम क्षतिग्रस्त क्षेत्र, न्यून क्षतिग्रस्त क्षेत्र, अधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्र, इस तरह से आपके डिफाइन किया गया है।
तो अब ये कैसे होगा या किस तरह से होगा, ये कौन डिफाइन करेगा, ये होगा आपके बेल्ट। तो इसलिए जब हम भूकंप को पढ़ रहे हैं, भूकंप की तीव्रता को पढ़ रहे हैं, भूकंप के स्केल को पढ़ रहे हैं, तो हमें जरूरी हो जाता है कि भूकंप की बेल्ट को भी पढ़ना, क्योंकि हमें यह पता रहे कि कहां पर कौन सा क्षेत्र जो है आपके प्रभावित क्षेत्र हो सकता है, कौन सा डेंजरस रीजन है और कौन सा सुरक्षित क्षेत्र है, सेफ क्षेत्र कौन सा है जहां पर आपके भूकंप की तीव्रता बहुत कम होगी। तो ये चीजें आपके एक तरह से डिफाइन की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग थोड़ा सा अगर हम ध्यान कर लें तो आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो भूकंप की तीव्रता का मेजरमेंट की अगर हम बात करें, स्केल की बात करें, तो ये स्केल टाइम टू टाइम आपके समय के अनुसार आपकी चीज होती चली गई। आज भी अगर हम कहेंगे, जैसे प्रश्न होता है कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में या मैक्सिमम रीजन में कौन सी स्केल पर मेजरमेंट होता है, तो हम ये कहेंगे कि रिक्टर पैमाना मैक्सिमम जगह यूज होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% यूज होता है, ये कुछ जगह पर आपके मर्कैली पर जो स्केल है वो आज भी यूज हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज में वो 10 मर्कैली पैमाने तक उसमें अंक होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रीजन में आपके रिक्टर स्केल का यूज हो रहा है। रिक्टर स्केल जो है आपके सबसे ज्यादा यूज में आने वाली स्केल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे कम त्रुटियां हैं। इसमें सिर्फ त्रुटि देखी गई कब? इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है। जो रिक्टर स्केल में ड्रॉबैक है वो ये कि जो इसकी जो तीव्रता वाले भूकंप होते हैं, विनाशकारी भूकंप जिनको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, उनकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम जो है आपके बताता है। खास तौर से 8 से अधिक रिक्टर पैमाने वाले 8 से 9 रिक्टर पैमाने के बीच में जो भूकंप आते हैं उसकी एक्यूरेसी रिक्टर पैमाने पर नहीं होती, और रिक्टर पैमाना नहीं जो है आपके इसको जो है सक्सेसफुली बता पाता। और ये प्रॉब्लम कब से आ रही है? ये प्रॉब्लम 1980s से ये देखने को मिली कि जब तीव्रता वाले भूकंप, जैसे जापान अपान के क्षेत्र में तीव्रता वाले भूकंप आए, इंडोनेशिया में बहुत तीव्रता वाले भूकंप आए, फिर इसी तरह से जो वेस्ट इंडीज है वहां पर तीव्रता वाला भूकंप आया। जब कई जगह पर इस तरह के भूकंप आए और एक्यूरेसी ठीक नहीं मिली, फिर वैज्ञानिकों ने इस चीज को देखा कि टेक्नोलॉजी क्योंकि हम लोगों की बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, कुछ और अपग्रेड किया जाए हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, और इस अपग्रेडेशन से जो है हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें। तो जब हमने अपनी स्केल को अपग्रेड किया, आप ये कह सकते हैं कि रिक्टर स्केल का, अगर मान लीजिए ऐसे पूछा जाता है रिक्टर स्केल का अपग्रेडेड फॉर्म क्या है, तो वो एमएमएस स्केल है। तो एमएमएस जो पैमाना बनाया गया वो एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म रिक्टर का आप ये कह सकते हैं, या रिक्टर में संशोधन आप ये कह सकते हैं, या रिक्टर में एडिशन आप कह सकते हैं। रिक्टर को कहीं से छेड़ा नहीं गया, क्योंकि सबसे बेस्ट पैमाना यही देखा गया और सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से एक्यूरेट भी देखा गया। बस उसमें जो कमी थी वो आपसे 8 से 9 रिक्टर पैमाना जो बहुत तीव्रता वाले भूकंप थी उसमें नहीं जो है आपके ये कोप अप कर पा रहा था, इसको बहुत अच्छी तरह से मेजर नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये देखा गया कि जब एमएमएस स्केल को लाया गया, अब ये जो आपके एमएमएस स्केल थी इसमें भी अब देखा गया कि जो स्केल जब लाया गया तो इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया जो एक तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर आई। पहले ये एनालॉग थी, एनालॉग टेक्नोलॉजी पर ये सारी चीजें थी। एनालॉग के मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपके जो मेजरमेंट होता है वो सुई पर हो रहा है, सुई घूम रही है, देख रहे हैं किस मार्क तक जा रहा है। फिर धीरे धीरे डिजिटल हम लोग जो आपके टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हुई, डिजिट्स में चीजें आने लगी। अब कुछ नहीं है, अब सारी चीजें क्या है कि जब सीस्मोग्राफ यंत्र क्या करता है, सीस्मोग्राफ क्या करता है, कंप्यूटर पे बना हुआ पूरा सिस्टम है। सीस्मोग्राफ के बारे में आप समझ लीजिए कि पूरे कंप्यूटर में बना हुआ एक सिस्टम है। अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए सीस्मोग्राफ कहीं पर लगा है, मान लीजिए सपोज कर लिए इलाहाबाद में लगा है, इलाहाबाद में अगर लगा है तो अगर कभी भूकंप आएगा, मान लीजिए कि भूकंप आया 9 बजे शुरू हुआ और 9 बजकर जो है आपके 1 मिनट तक चला, तो 9 बजकर जो है आपके 10 सेकंड पर क्या पोजीशन थी, 20 सेकंड पे क्या पोजीशन थी, 30 सेकंड पे क्या पोजीशन थी, इसको अगर हम मेजर करें तो अब यहां शुरुआत हुआ तो ये पूरी जो आपके मेजरमेंट होती है वो इस तरह से ऐसे दर्शा देगा। ये है मैग्नीट्यूड,
यहां पे मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, जैसे 1 रिक्टर पैमाना, 2 रिक्टर पैमाना, 3 रिक्टर पैमाना, 4 रिक्टर पैमाना, 5 रिक्टर पैमाना, 6 रिक्टर पैमाना, इस तरह से आपके 7, 8, 9 इस तरह से आपके मेजर कर दिए गए। तो अब मान लीजिए इलाहाबाद में भूकंप आया, इलाहाबाद में भूकंप आया, अब 9 बजे शुरुआत हुई, 0 रिक्टर पैमाना था, 9:10 पर कितनी तीव्रता हो गई, तो देखा गया 1.8 रिक्टर पैमाना हो गई। जैसे मान लीजिए 9:20 पर कितनी तीव्रता हो गई, तो ये 4 रिक्टर पैमाना हो गई थी। 9:30 या 25 जो है आपके उस पर कितनी हो गई, 5 रिक्टर पैमाना हो गई। फिर 9:30 पर फिर जो है आपके 4:30 हो गई। 9:40 पर तीव्रता अगर हमने देखा तो मान लीजिए 2.2 हो गई, क्योंकि भूकंप पहले क्या होता है, भूकंप पहले तेजी से इंक्रीज करता है एनर्जी जैसे जैसे आती है, तो भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है और फिर धीरे घटती चली जाती है। तो एक ग्राफ आपके प्लॉट हो जाता है कि अगर 9 बजे से 9:01 तक भूकंप आता है तो ग्राफिकल फॉर्म पूरा जो है आपके बन जाता है, एक ग्राफ फॉर्म हो गया। अब आप इस पूरे ड्यूरेशन में भूकंप कब बढ़ा, कब घटा, कब जो है आपके भूकंप की जो है आपके ये सारी चीजें आई। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले ये ग्राफ नहीं बनता था। पहले कभी जो यंत्र यूज किए जाते थे वो कहलाते थे सीज्मोमीटर, सीज्मोमीटर जिसमें ये ग्राफिकल अप्रोच नहीं आता था, लेकिन वही मॉडिफाई होकर के क्या हो गया, सीज्मोग्राफ। तो सीज्मोमीटर सीज्मोग्राफ में कन्वर्ट हो गया, वो यंत्र था, और उस यंत्र में जो स्केल है वो ये स्केल ये। तो सीज्मोग्राफ के आ जाने से क्या हुआ कि आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और आपको यह पता चल जाता है कि भूकंप की तीव्रता जो है आपके कितना जो है आपके कब बढ़ी, कब घटी, कब स्टार्ट हुआ भूकंप और कब जो है भूकंप की शुरुआत हुई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो भूकंप जो आपके हैं ये किसी भी जगह पर या किसी भी जो है आपके अगर उसको देखें तो किसी जगह पर कहां पर ज्यादा आ रहा है, कहां पर कम आ रहा है, ये सब सीज्मोग्राफ के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है। और एमएमएस स्केल के आ जाने से भूकंप की तीव्रता चाहे जितनी हो जाए, चाहे जितनी आपके हायर मैग्नीट्यूड पर हो जाए, जहां पर रिक्टर स्केल फेल करने लगती थी वहां पर एमएमएस स्केल ने संभाल लिया, और एमएमएस स्केल अब हम लोग यूज करते हैं जिससे कि आपके एक तरह से एक मॉडिफाइड फॉर्म के फॉर्म में जो है आपके हमें स्केल मिली, और ये अच्छे से अच्छे मतलब अच्छे से अच्छी रीडिंग जो है आपके प्रोवाइड कर देता है, एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड कर देता है, चाहे जितनी तीव्रता वाला भूकंप आए। तो ये जो है हम लोगों की स्केल के बारे में हो जाता है कि सीस्मिक स्केल कौन कौन सी हम लोग ने अब तक यूज करी पहले से लेकर के।